So in last class, we have started dielectrics. Okay. So we started dielectrics और हमने जाना कि डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक हाँ बोलिए बोलिए बेटा asking something. Polar dielectric and non-polar dielectric. Non-polar dielectric. ये दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं and we have written the definitions also for these two types of dielectric. अब हम लोग डायरेक्टली जानेंगे यहाँ पर एक टर्म which is called polar dielectric कौन से होते थे, जिनके मॉलिक्यूल्स पोलर होते थे, मींस which have permanent electric moment. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता था, such molecules are called polar dielectric. And those molecules do not have the permanent dipole moment are called non-polar dielectric. है ना? तो ये हमने जाना और हमने एग्जांपल्स भी देखा था. And we will understand the concept of polarization. Polarization of dielectric material. Dielectric materials. देखो बेटे, डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने क्या जाना था, व्हाट वी केम टू नो अबाउट द डाइलेक्ट्रिक. ये डाइलेक्ट्रिक होता है ना, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि व्हाट डू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स. Insulators or non-conducting materials are called conducting materials are called dielectric. है ना? इंसुलेटर कंडक्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं उन्हें हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं. इज दैट क्लियर? ये बात समझे? So insulator and non-conducting materials are called dielectric. देखो, so polarization of dielectric materials. We are talking about polarization of dielectric materials now. So polarization word का पहले मतलब समझ लेते हैं ना, को डिटेल में जानेंगे, डिफाइन कर देते हैं. पोलराइजेशन है ना, डाइलेक्ट्रिक के लिए पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है. The इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बेटा चैप्टर 1 चैप्टर 2 में है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डाइपोल. और डाइपोल मोमेंट क्या होता था, डाइपोल मोमेंट वाज क्यू इनटू डी. ओके, सो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाज इक्वल टू क्यू इनटू डी, वेयर डी वाज द लेंथ ऑफ डाइपोल, दैट इज 2a. है ना, वही बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट है ना, ध्यान से देखिए. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल when per unit volume of the dielectric material. ज्यादा बेटर होगा, लिख लीजिए. dielectric material when it is kept in external electric field it's called polarization. ओके, शॉर्ट में आप कह सकते हैं, है ना,
डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, है ना बेटा। डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। लेकिन कब होता है? व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कब होगा पोलराइजेशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन इट इज केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड। जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक तो वो पोलराइज हो जाता है। क्यों पोलराइज हो जाता है जानेंगे अभी, पहले इसको लिखिए, एक एक करके समझेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जानेंगे इसके बारे में। ओके, सो राघव, आर यू देयर? राघव बेटा टाइम पे क्लास ज्वाइन करिए और रेगुलर क्लास ज्वाइन करिए। आज सेकेंड चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास से करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा। सो यू विल बी रेगुलर, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर। ओके, है ना, रेगुलर रहिएगा। आज जो मैं बता रहा हूं समझने की कोशिश करो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे रिपीट करा दूंगा पर आइंदा से कोई भी मिस नहीं करना है क्लास। ओके सर। ओके, देखो अगर आपने क्लास किया होता तो पहला दोनों चैप्टर समझ जाते। अपने मन का मत करिए, ठीक है। डोंट मेक योर ओन थ्योरी दैट यू वांट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ सम, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू टीच यू। सो जस्ट डू द क्लास एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। चलिए देखिए, सभी को ध्यान दीजिए, हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में जो बताया है ना, तो हम यहाँ पे बात करें पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। So electric dipole moment per unit volume of the dielectric material, electric dipole moment per unit volume of the dielectric material when it is kept in external electric field is called polarization. Okay, अब हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते कितने तरह के हैं। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। दोनों का पोलराइजेशन कैसे होगा ये हम लोग अभी जानेंगे और ये भी समझेंगे व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड पोलराइजेशन, है ना। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है ये जान। कौन यहां तक हो गया? रिटेन अप टू हियर? यस सर। जल्दी देखिए, पोलराइजेशन ऑफ, पहले नंबर पे देख रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। आसान है इसलिए इसी को पहले देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक देखो बेटा, नॉन पोलर में कोई पोलराइजेशन शुरू में तो होता नहीं है ना। हमने क्या जाना नॉन पोलर के बारे में? व्हाट वी स्टडीड अबाउट द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक? वी स्टडीड दैट कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, मींस उनमें डाइपोल मोमेंट है ना। जैसे कि आपके जो बेसिकली होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हो जाए, जैसे O2 हो जाए, ऑक्सीजन गैस, O2, Cl2, CO2, है ना। CO2 में एक तरफ इधर दोनों कैंसिल हो जाता है। CH4 देखो, मीथेन गैस, तो मीथेन का डाइपोल मोमेंट 0 होता है ना। जितना इधर उतना इधर, उतना इधर इतना इधर, सब एक कैंसिल कर देता है, सब बराबर एंगल पे सब कैंसिल कर देता है। सो मीथेन गैस, तो एवरीवेयर द डाइपोल मोमेंट इज कैंसिल्ड, सो दीज आर नॉन पोलर। उसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, है ना, उनकी बात कर रहे थे, तो CCl4 इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। Non-polar solvent. Why? Because the molecule of the carbon tetrachloride is non-polar in nature, है ना, ये चीज है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो सबस्टेंस नॉन पोलर होते हैं, है ना, दे आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर्स आर नॉट डाइलेक्ट्रिक, ओके। नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंसेस और इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। सो दोज इंसुलेटर मटेरियल्स, दोज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स जिनके मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, दे आर नॉन पोलर।
बात आई थिंक आप सबको क्लियर है। रोहन बेटा, हाँ चलिए अब हम इस पे जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलराइजेशन, समझे, इसको ध्यान से समझो। ओके, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपको सीएससी में इस पे पूछेगा नहीं, है ना। मैं चाहूं तो 10 मिनट में इसको थ्योरी खत्म कर दूं, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा, लिखने भर आ जाएगा। लेकिन मैं समझा करके पूरी क्लास में कवर करूंगा आज। तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि नॉन पोलर मटेरियल है, तो नॉन पोलर मटेरियल को अगर मैं ऐसे लेता हूं, कोई नॉन पोलर मटेरियल का स्लैब है ना, और तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी नॉन पोलर। नॉन पोलर का कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज coincides at the same point. There is no separation between the positive and negative charge centers of the molecule, है ना। मॉलिक्यूल्स में तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना। पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, हर एक मटेरियल में होता है ना। हर एक मटेरियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन होगा और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। अगर हम नए थ्योरी के हिसाब से जाने तो इलेक्ट्रॉन विल बी इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, sp df ऑर्बिटल्स जो आप पढ़ते हैं, है ना बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सराउंड कर रहा है सेंटर ऑफ, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है ना, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, समेशन ऑफ mi/ri by summation of mi. This is the center of mass, rcm, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसी तरह से सेंटर ऑफ चार्ज होता है ना, rcc, सेंटर ऑफ चार्ज। तो वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ qi/ri by summation of qi। इस फॉर्मूले की आपको कोई आवश्यकता नहीं है ना। बस मैं समझाना चाहता हूं कि जिस तरह से सेंटर ऑफ मास होता है उसी तरह से सेंटर ऑफ चार्ज होता है। तो यदि चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा अबाउट द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के अबाउट यूनिफॉर्म होगा तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आल्सो कोइंसाइड एट द न्यूक्लियस। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स में कोई सेपरेशन नहीं होगा। एंड सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये बात क्लियर हुआ, बताइए, ये बात क्लियर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम ऑन। सर एक बार फिर से बता दिए सर। जैसे आप ऑक्सीजन में देख लीजिए, अगर ऑक्सीजन में देखेंगे O2, तो ऑक्सीजन में अगर हम देखेंगे डबल बॉन्ड, तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप इसको देखें तो ऑक्सीजन का एक न्यूक्लियस होगा +8 यूनिट का चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन का एक न्यूक्लियस होगा +8 यूनिट का चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ बराबर तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इसके चारों तरफ होगा, इसके न्यूक्लियस के अबाउट, उसी तरह इसके अबाउट होगा। दोनों का अगर हम सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहें तो यहां आएगा, क्लाउड आपको दिख रहा है, इस इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा, वो भी इसी पॉइंट पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यानी कि इन दोनों चार्ज का सेंटर चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ द इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन ऑल कोइंसाइड एट दिस पॉइंट। होगा कि नहीं होगा, बोलो आयुष। यस सर। तो आप क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ सच मॉलिक्यूल्स डू नॉट गेट सेपरेटेड एट द मॉलिक्यूलर लेवल। लेकिन यही अगर वाटर में देखूंगा H2O में, तो H2O में क्या होगा, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन के पास वो ज्यादा होगा और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के पास ज्यादा होगा और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहीं यहाँ रहेगा। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है, सेपरेट हो गया। दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। उसी तरह से HCl देखिए, HCl में आपको आसान होगा समझने में, ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचा जाएगा, क्लोरीन की तरफ।
क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम होगा, तो सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहीं इधर होगा, यानी कि सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विल बी गेटिंग सेपरेटेड, एज ए रिजल्ट ऑफ विच डाइपोल मोमेंट विल बी क्रिएटेड इन द मॉलिक्यूलर सेल। दिख रहा है? बोलो, समझाएगा? तो मॉलिक्यूल के अंदर ही डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर है। लेकिन ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जितना इधर उतना इधर बराबर, तो नेट जीरो हो जाता है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स Cl2 क्लोरीन गैस, CCl4, दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? बताइए, बोलो, है ना बेटा? तो ये सारी चीजें समझना है मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है, ध्यान से देखिए, डाइपोल मोमेंट को समझिए। ये सारा वेक्टर है ना? वेक्टर की तरह ही तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर ही तो होता है। तो यहां पर आपको क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर मैं देखूंगा तो उसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना देता हूं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह कॉन्साइड होगा, इस तरीके से, ध्यान से देखना। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह कॉन्साइड होगा, बिल्कुल बीचों बीच। तो कैसा है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स को मैंने दिखाया, गोल से दिखा रहे, स्फीयर से ट्रीट कर रहे हैं ना, बस समझने की कोशिश करो। तो ये है व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो हियर, तो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, है ना? यहां पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा, कोई डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? मटेरियल का ओवरऑल जीरो हो जाएगा, पोलराइजेशन जीरो हो जाएगा। समझ में आया? बोलो। यस सर। हाँ, अब देखो, जैसे कि मॉलिक्यूल है, मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लो उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर रहा है एक पॉइंट पे, और आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? बोलो, फील्ड क्या करता है? चार्ज पे फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता है? ये बताइए। यस सर। फील्ड जो है वो चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो जब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में, है ना? अगर पॉजिटिव चार्ज है, Q ग्रेटर देन जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही आपका फोर्स लगेगा। फोर्स होता है Q इंटू ई। जरा खुद सोचो, फोर्स क्या होता है बेटा? वेक्टर पे ध्यान दीजिए, वेक्टर आएगा सब कुछ समझ में आएगा। फोर्स का वैल्यू क्या होता है? Q इंटू ई। तो अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? होगा ना? ऐसे ही जानो, कोई भी वेक्टर है, अगर वेक्टर ए है, वेक्टर ए को आप लिख रहे हैं K इंटू बी, तो अगर K पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है तो का डायरेक्शन किधर होगा? ए के डायरेक्शन में होगा। और अगर K निगेटिव है तो वेक्टर ए एंड बी विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो वेक्टर है ना? वेक्टर अगर है तो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कहीं भी हो, जहां भी वेक्टर का यूज होगा वेक्टर के रूल लगेंगे, है ना? ऐसा नहीं केमिस्ट्री में वेक्टर का रूल अलग हो जाता है, फिजिक्स के लिए अलग हो जाता है, मैथ्स के लिए अलग हो जाता है, और कई बार अलग हो जाता है ना बेटा? मैथ्स तो मैथ्स ही है। तो बेसिक अगर आपका Q पॉजिटिव है तो Q F के डायरेक्शन में होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा? बताओ। न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे किधर लगाएगा? बताइए, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? बोलो। अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लगाएगा बेटा। यस सर, अपोजिंग इट। ये याद तो रखो, चैप्टर 1 में जो पढ़े उसको याद रखना पड़ेगा। मैंने पढ़ाया था ना टॉपिक लिखा के,
डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको याद रखिए ना, भूलेंगे तो फिर आगे मैं कैसे समझाऊंगा, है ना। अब मान लो आप लोग कभी आओ, बिल्कुल याद हो जाए और आप बोलो मुझे तो एबीसीडी भी नहीं समझ में आता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है 1 2 क्या होता है, फिर मैं कैसे फिजिक्स पढ़ाऊंगा बोलो। ऑब्वियस, जब आप भूल जाओगे तो आगे की चीज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मेरे क्लास में समझना 100% एश्योर्ड है, प्रोवाइडेड कि पीछे की चीज आपको याद है जो भी मैंने पढ़ाया है ना। पीछे की चीज भी आपको समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे समझा चुका हूं, है ना। ये जरूरी है। पहली क्लास आपको जो आता है, कुछ भी नहीं आता है तब भी समझ में आएगा, क्योंकि पहली क्लास बिल्कुल बेसिक से शुरू होती है, लेकिन दूसरा क्लास तब समझ में आएगा पहला रिवाइज करके रखे होंगे, तीसरा तब समझ में आएगा जब पहले 2 रिवाइज करके रखे होंगे, है ना। इसलिए आज की क्लास आप तभी समझ सकते हैं जब आप शुरू से लेकर अभी तक जो पढ़े हैं वो आपने रिवाइज करके रखा है, ठीक है। तो इस बात को जानिए, समझने की कोशिश करिए। गॉट इट बेटा, कि देयर इज नथिंग लाइक मिरेकल बाय एनी टीचर, इफ यू आर सिस्टमैटिक देन ओनली यू कैन लर्न समथिंग। तो सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को रिवाइज करो, ये जरूरी है। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो जैसे ये रहा, ये न्यूक्लियस रहा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो न्यूक्लियस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, देखो फील्ड लाइन से दिखा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर फोर्स लगाएगा, यानी कि न्यूक्लियस को इधर भगाना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन को इधर खींचना चाहेगा। तो न्यूक्लियस इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन इधर खींचाएगा। तो क्या पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेपरेट हो जाएंगे, बताइए। क्या पॉजिटिव और सेंटर सेपरेट होंगे या नहीं होंगे? यस सर होंगे, है ना। ऑल दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो, क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? बताइए, कम ऑन, बोलो बेटा। होते हैं। होते हैं। ऑक्सीजन नॉन पोलर है, तो क्या O2 में, O2 जो है आपका, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है? बोलो, कम ऑन टेल मी आयुष। नो सर। होते हैं। रितिका, रितिका, यस सर। क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में? यस सर, इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। और प्रोटॉन? सर दोनों होते हैं। दोनों दोनों होगा। हाँ, तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, दोनों होते, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यस सर। इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे फोर्स लगाएगा? यस। बोलो, क्या मॉलिक्यूलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने दोस्ती कर रखी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कि भाई हम तुम्हें आएंगे, हम तुम्हें धक्का नहीं देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। किंतु लॉ ऑफ नेचर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी होगा वहां आपको चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो लगाएगा फोर्स। समझ रहे हो इस बात को? राघव, इज दिस क्लियर? यस सर। जा रहा है दिमाग में? यस सर। अगर शुरू से पढ़ते तो 100% समझ में आता। इसलिए क्लास अब गलती से मिस मत करना, आगे 100% समझ में आएगा से, है ना। और अगर आगे अब नहीं करोगे तो पूरा नहीं हो पाएगा आपका फिजिक्स, ध्यान रखिए। देखो बेटे, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन जैसे फोर्स हुआ क्यू, तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। फिजिक्स को पढ़ने के लिए वेक्टर की जरूरत होती है, वेक्टर आता है तो सब आता है ना। उसके बाद बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा वर्क एनर्जी पावर, और किसी चीज की खास जरूरत नहीं है कहीं पर, समझे। तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, को इधर खींचेगा तो क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ये मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसका शेप ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा।
अब अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गए, उनके सेंटर सेपरेट हो गए, तो बताओ क्या डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया? Yes, sir. Yes, है sir. ना? सो इवन इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इवन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकम्स पोलर. ध्यान से, even the non-polar molecules becomes polar in the presence of external electric field. In the presence of external electric field. अगर external electric field हम हटा लेंगे तो ये फिर से वापस से ऐसा ही बन जाएगा, यानी कि फिर से पोलर नॉन पोलर बन जाएगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस लिए, ये डाइपोल मोमेंट क्यों क्रिएट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, due to the induction effect of external electric field. तो आप क्या कह सकते हैं कि this dipole moment has been induced, this dipole moment has been induced by the external electric field in the non-polar dielectric. Is that clear? This dipole moment has been in the non-polar dielectric or the molecules of non-polar dielectric due to the presence of external electric field. बताओ ये बात क्लियर है? Yes, sir. बोलो, है ना? अब एक बार डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा तो डाइपोल को देखो, डाइपोल में आपने क्या पढ़ा था? किसी भी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो क्यू पे इधर फोर्स लगेगा, प्लस क्यू पे इधर लगेगा, ये घूम जाएगा और घूम के ऐसे हो जाएगा, है ना? इक्विलिब्रियम में 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे डाइपोल मोमेंट भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर. 0 डिग्री पे क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम. याद आ रहा है? स्टेबल, Yes, इसी sir. चैप्टर में पढ़े हो, यूज होता है. स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? 0 डिग्री पे. तो इंड्यूस हुए हैं, इंड्यूस हो गए, उसके बाद भी ये फोर्स लगाएगा फील्ड, है ना? उसको क्या करेगा? पहले तो ये ऐसे रहा, बिल्कुल सेंटर ऑफ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर रहा है, उसको पहले लगा के लंबा कर दिया. लंबा करने के बाद क्या किया? उसको ऐसे घुमा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, है ना? यानी कि ये जो आपको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, जहां पे नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट अभी 0 है क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका 0 है. तो पोलराइजेशन कह लो, यहाँ पे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन को किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं. चलो से डाइपोल मोमेंट कर लेते हैं, चलो पी से पोलराइजेशन कर लेते हैं. डाइपोल मोमेंट के लिए म्यू यूज कर लेते हैं. म्यू इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, है ना? म्यू वेक्टर, इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू, ग्रीक लेटर म्यू, म्यू, है ना? म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट. पी से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पोलराइजेशन. सो नेट पोलराइजेशन 0 हो जाएगा. नेट पोलराइजेशन किस में 0 हो जाएगा? एक ऐसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है. लेकिन अगर इसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा, है ना, सो क्या होगा? अगर मैं इसी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा तो क्या होगा? अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, ध्यान से देखिए, सपोज दैट यू केप्ट दिस डाइलेक्ट्रिक इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई नॉट. इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ई नॉट. इसमें हमने रख दिया. तो ध्यान से देखना क्या होगा. जब आप रखेंगे तो यही मॉलिक्यूल्स लंबा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना? माइनस इधर आ, प्लस इधर भाग जाएगा. समझ रहे हो? प्लस इधर ऐसे हो जाएगा, माइनस इधर प्लस इधर, माइनस इधर प्लस इधर, माइनस इधर प्लस इधर. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लिया और प्रोटॉन को धक्का देकर उधर भगा दिया, न्यूक्लियस को, जिससे सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ निगेटिव क्या हो गए? दे गेट सेपरेटेड, है ना? तो क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया. अब देखो सबका डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, ये भी इधर, 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 ये भी इधर. निगेटिव से पॉजिटिव होता है ना डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन. सो ऑल द डाइपोल मोमेंट्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम द इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड.
इससे क्या होगा, अगर डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, ये कैसे डायपोल मोमेंट है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, है ना। वाई इंड्यूस्ड, has induced this dipole moment, who has induced dipole moment, external electric field, है ना। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो नहीं था, तो यहाँ पे पोलराइजेशन जीरो नहीं होगा, पोलराइजेशन जो होगा, नेट पोलराइजेशन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना, एज डायपोल मोमेंट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, नेट डायपोल मोमेंट विल नॉट जीरो। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आया। दोनों डायग्राम जल्दी से बनाइए, फिर मैं 2 लाइन लिखाता हूं इस पे, है ना, एग्जाम में आता है पोलराइजेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे होता है, ये बात बताइए। Yes, sir. जल्दी से डायग्राम बना लो, फिर 2-4 लाइन इस पे लिखना। पोलराइजेशन को समझना डिफिकल्ट है ना, तो थोड़ा समय लेकर हम लोग इसको समझेंगे। ओके, चलिए, एंड देन वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बेटा, Yes, sir. दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोग 2 लाइन 4 लाइन लिख लीजिए। 1 मिनट सर, हाँ, डायग्राम बना लो जल्दी से। नोटेड आयुष, सर चलिए लिखिए, लिखो, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द, ऐसे ए और बी करके लिख लो, इन द एब्सेंस ऑफ external electric field, in the absence of external electric field, in the absence of external electric field, the in the absence of external electric field, the particles of non-polar dielectric have zero dipole moment। रीजन आप जानते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मोमेंट, है ना, या लिख ही दो, बिकॉज centers of
positive and negative charge coincides each other. In the absence of an electric field, the molecules of polar dielectric have dipole moment because centers of positive and negative charges coincides each other. है ना? और आपने डायग्राम में देख ही लिया था, है ना? In the presence of external electric field, in the presence of external electric field, the रीजन आपको पता है, डायपोल मोमेंट gets induced in the molecules of non-polar dielectric. And hence polarization occurs. Polarization takes place. है ना? नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आ जाता है. समझ गया बेटा? ये दोनों बातें क्लियर है शॉर्ट में? यस सर. हाँ, अब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे. दैट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट. चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से. वी विल टॉक अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना? We will talk about polarization of polar dielectric. इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस बनाया आप लोगों ने? कैपेसिटर और पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं? यस सर. हाँ, बनाते रहिए. एडिशनल क्वेश्चंस भी बनाइएगा. एडिशनल क्वेश्चंस भी, कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए, बचे वो बन जाएंगे. डाइलेक्ट्रिक रिलेटेड क्वेश्चन आई थिंक अगले क्लास के बाद आपको सारा बन जाएगा, है ना? इसको अच्छे से समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं. बस एक दो टॉपिक ऐसा होता है जो खींचता बहुत है टाइम समझने में, है ना? तो ये भी एक ऐसा ही टॉपिक है. अच्छे से कर लो इसको. स्कूल वगैरह में तो हवा भी नहीं लगेगा क्या कराया गया होगा डाइलेक्ट्रिक, है ना? इसीलिए अच्छे से कर लीजिए. फिर उसी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर आएगा आपका. पोटेंशियोमीटर बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है. ओके, बाकी सब तो चलो हो जाता है. पोटेंशियोमीटर में बच्चे फंसते हैं. हो गया सर. ओके, दैट्स गुड. चलिए अब जल्दी से हम लोग करते हैं पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक. नॉन पोलर समझ गए. उसके बाद बस पोलराइजेशन होता कैसे, बस ये जानना है. बाकी सबके लिए सेम है ना? पोलर में थोड़ा ज्यादा होगा पोलराइजेशन, नॉन पोलर में थोड़ा कम होगा, लेकिन फॉर्मूला सबके लिए करने के लिए एक ही है. न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ता आप पोलर ले रहे हैं नॉन पोलर ले रहे हैं. वहां पे वैल्यू दिया रहता है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं. पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक. समझो पोलर में कैसे पोलर होता है. अब देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से हैं, ध्यान से समझिए. पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट. ये बात क्लियर है ना? बताइए. यस सर. पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक इज परमानेंट डाइपोल मोमेंट. ये बात आप लोग जानते हैं. अब सवाल ये उठता है कि अगर उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो क्या उसमें परमानेंटली पोलराइजेशन होगा? क्या नेट डाइपोल मोमेंट होगा? ऐसा नहीं है.
मॉलिक्यूल के पास तो परमानेंट, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल के पास तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। मॉलिक्यूल के पास तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ओवरऑल मटेरियल के पास इन द एब्सेंस, ध्यान से सुनना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है ना। पूरे मटेरियल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका रीजन है रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन स्पेस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो पहले नंबर पे लिख लो, उसके बाद डायग्राम से बताते हैं, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ external electric field, external electric field, नोट करिए, in the absence of external electric field, in the absence of external electric field, the net polarization is zero in polar dielectric as also. Polar dielectric also, है ना। क्यों? अब सवाल ये है, देखो, इसलिए नहीं होता था क्योंकि नॉन पोलर में सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज कॉन्साइड करते थे मॉलिक्यूल में। समझा इस बात को? बोलो। नॉन पोलर में जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइलेक्ट्रिक को नहीं रखा था, इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, center of positive or center of negative charge of the molecules were coinciding, that's why the molecules were non-polar, and hence non-polar molecule था तो पोलराइजेशन नहीं था। लेकिन यहाँ तो मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, मॉलिक्यूल्स के पास तो डाइपोल मोमेंट है, लेकिन फिर भी ओवरऑल बॉडी के पास डाइपोल मोमेंट नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो। दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक में पोलराइजेशन जीरो इसलिए था क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही नॉन पोलर थे, मॉलिक्यूल के पास कोई डाइपोल मोमेंट था ही नहीं, तो नेट डाइपोल मोमेंट कहां से आएगा। दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स के पास तो फिर भी नॉन पोलर है। डिफरेंस समझ में आया दोनों बात में? बताइए। हाँ, क्यों होता है ये, क्यों होता है ये जानो। इट इज ड्यू टू the random orientation, orientation मतलब कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, सब अलग अलग डायरेक्शन में। random orientation of the dipole moments of the individual molecules in the absence of external electric field. External इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रैंडम ओरिएंटेशन तो सबका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है वेक्टर एडिशन होके, हेंस their dipole moments cancels out each other, cancels out each other and net पोलराइजेशन कहो या डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कहो, पोलराइजेशन इज जीरो। अब देखो मैं डायग्राम में दिखाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मेरा बेटा,
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इनके मॉलिक्यूल्स तो पोलर है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिया है, मॉलिक्यूल्स पोलर है, मतलब पहले से ही सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्जेस सेपरेट है ना, इस तरीके से। लेकिन क्या होगा, कोई किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है माइनस प्लस, तो कोई किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा टाइम लीजिएगा बनाइएगा अच्छे से। माइनस प्लस तो कोई किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस सब कैंसिल हो जा रहा है तरीके से। कोई ऐसे है माइनस प्लस, कोई ऐसे है माइनस प्लस, है ना, कोई ऐसे है माइनस प्लस, इस तरीके से कोई ऐसे रहा माइनस प्लस। तो देख लो सब रैंडम ओरिएंटेशन है ना। ड्यू टू द रैंडम ओरिएंटेशन क्या होता है, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, समझा। कोई ऐसे हो गया, इस तरीके से रखा पे एक बना दो, प्लस माइनस, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, दिख रहा है बेटा, है ना। सो रैंडमली ओरिएंटेड है, सब एक दूसरे को इस तरह से एडजस्ट हो जाता है कि नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। ये बात सब क्लियर हुआ, बोलो बताइए। हाँ है ना, तो इस तरह से सबका वेक्टर एडिशन ओवरऑल जीरो हो जाता है, नो पोलराइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। ऑल्दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को देखो तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर सेपरेटेड, उसमें डायपोल मोमेंट है लेकिन ओवर आता है मटेरियल में ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे बड़े ही उपद्रवी बच्चे हैं, शैतान है, सब इधर उधर कूद फान कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक डंडा वाला टीचर आया, डंडा वाला टीचर से को देखकर बच्चा सब शांत हो गया, सब अपने अपने जगह बैठ गया। तो वही डंडे का काम क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पे डंडा वाला टीचर है, वो आएगा तो सबको एक लाइन में लाइन कर देगा, सबको लाइन से बैठा देगा और डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, है ना, पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगा। चलो इसको पहले नोट कर लो, कम ऑन नोट इट डाउन। ये हुआ क्लियर? यस सर। ओके द्रोण बेटा क्लियर है? यस ओके सुकन्या, इज दिस क्लियर? Yes, sir. रितिका? Yes, sir. ओके राघव, कुछ गया दिमाग में राघव? Yes, sir. ओके देख रहे हो, चीजें बिल्कुल आसान होती हैं, क्लास करना जरूरी है। टू द क्लास यू विल अंडरस्टैंड 100%। अब ये फील्ड वगैरह क्या होता है पढ़ लेते हैं तो सब इजी हो जाता। अच्छे से नोट्स तैयार करिए। अब देखो इसी का केस बी, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायपोल मोमेंट पे टॉर्क लगाएगा, लगाता है ना, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, मान लो यूनिफॉर्म है तो टॉर्क लगाएगा। अब वो टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क क्या करेगा, डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट कर देगा, सब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे। उससे क्या होगा, व्हेन ऑल द डायपोल मोमेंट्स विल गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए उस बात को, लेट अस नो व्हाट हैपेंस इन दैट केस। देखो बी नंबर, इन द प्रेजेंस ऑफ external electric field, in the presence of external electric field, that is
when E external is not zero, है ना, when E external is not zero, the permanent dipole moments of the permanent dipole moments of polar dielectric molecules align themselves in the direction of align themselves in the direction of external electric field, and hence net dipole moment appears, and the material gets polarized. Material gets polarized. ठीक है मेरा बच्चा, इस बात को लिख लो। अब यहां देखो, मैं डायग्राम बना करके समझा देता हूं कि कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है यहां पर। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय डायग्राम। सो ये रहा बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ध्यान से देखो, ऐसे ये रहा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर डाइलेक्ट्रिक को रख दिया है, ध्यान दीजिएगा, लाइक दिस। तो इस बार E एक्सटर्नल इज नॉट जीरो, इस E external is not zero, E external is equal to E naught, E external जो है वो E naught है, और डायरेक्शन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, फील्ड लाइन पे जो एरो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा देखिएगा, इस केस में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो उल्टे सीधे चारों तरफ घूमे हुए थे, वो एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाला इधर और निगेटिव वाला इधर, है ना, निगेटिव फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल अलाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले से पोलर था, तो और ज्यादा यहाँ डेवलप हो जाती है नॉन पोलर के केस में, पोलर के केस में कंपेयर टू नॉन पोलर, यानी कि यहाँ पे ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस दिख रहा है। सो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए, लगभग एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, पोलराइजेशन डेवलप हो जाएगा, और इस केस में पोलराइजेशन, नेट पोलराइजेशन विल नॉट बी जीरो, नेट पोलराइजेशन विल नॉट बी जीरो। ओके, so you can say that polarization has occurred in the presence of external electric field। तो मेरे बच्चों, पोलराइजेशन होने के लिए पोलर हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है ना, पोलराइजेशन के लिए। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल तो पोलर होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में, और सॉरी पोलर डाइलेक्ट्रिक में, आई पार्डन, डाइलेक्ट्रिक में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स तो पोलर होते हैं, बट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पोलर नहीं होते हैं, यानी कि उनमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है नॉन पोलर में भी, और पोलर वाले में
इंड्यूस भी हो जाता है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल फील्ड। फोर्स तो लगाएगा ही ना, तो और सेपरेट हो जाता है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाइपोल मोमेंट एज वेल एज इंड्यूस दोनों आ जाते हैं। तो दोनों के केस में पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन मतलब नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तभी होगा जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होगा। एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में इवन इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स आर रैंडम ओरिएंटेड, सो नेट पोलराइजेशन इज 0। चलो नोट कर लो इसको। समझ में आ गया ये बात? बताइए, ये बात समझ में आ गया? बोलो बेटे, इज दिस पॉइंट क्लियर? सर ओके, ठीक है। चलो बच्चों नोट कर लो इसको। अब हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल देखेंगे। तो थ्योरेटिकल हो गया, पोलराइजेशन आप समझ गए है ना। पोलराइजेशन क्या होता है? नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर फॉर्मूला देखें तो पोलराइजेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा नेट मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ईच पोलराइजेशन कम ऑन डू इट। हो गया सर। हो गया? यस सर। ओके, दैट्स फाइन। अब देखो, जितना ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा ओरिएंटेशन स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा डाइपोल खिंचाएगा, है ना। तो यानी कि पोलराइजेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। होगा ना बेटा? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को नोट में लिख लीजिए। है ना, हर जगह नहीं होता प्रोपोर्शनल। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से पोलराइजेशन बढ़ेगा, पर लीनियरली बढ़ेगा जरूरी नहीं है। जहां लीनियरली बढ़ता है उसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक। और आपके सिलेबस में आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक ही है, नॉन आइसोट्रॉपिक नहीं है ना, जिसको एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। मटेरियल में भी आपने पढ़ा था, तो आइसोट्रॉपिक ही पढ़ना है। तो नॉन आइसोट्रॉपिक सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो बस एक बात नोट में लिख लो और फिर डेरिवेशन करो। नोट, इन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही डेफिनेशन ही हो गया आइसोट्रॉपिक। जी चलिए नोट करिए। इन आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक materials polarization of in isotropic dielectric materials, polarization of dielectric is proportional to the, in isotropic dielectric material polarization of dielectric is proportional to the, ठीक है। in isotropic dielectric materials polarization of dielectric is proportional to the, ठीक है। in isotropic dielectric materials polarization of dielectric is proportional to the strength of एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या था? ई नॉट हमने लिया था ना, तो उसकी प्रोपोर्शनल होगा। चलो, यानी कि हम कह सकते हैं पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। इस बात को समझिए। पी फॉर पोलराइजेशन। अब हम लोग डिराइव करेंगे, पोलराइजेशन देखेंगे कि पोलराइजेशन फॉर्मूला क्या आता है, और फिर उस फॉर्मूले को कैपेसिटर में यूज कर देंगे, हमारा चैप्टर खत्म, है ना बेटा।
जल्दी से करते हैं। आज कम से कम पोलराइजेशन को समझ लेते हैं पूरी तरह से। पोलराइजेशन का इफेक्ट, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट कैपेसिटर में नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आप लोग अब खुद भी पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी, है ना। आज के क्लास के बाद पढ़ोगे तो चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। वेन डे ग्राफ जनरेटर इज नॉट इन सिलेबस, so you will skip that portion, you will not study that. Venn day graph generator नहीं पढ़ना है, that is not in syllabus. इजी है बट पढ़ने की जरूरत नहीं है ही नहीं सिलेबस में। पोलराइजेशन और पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक दोनों में आपका ये चीज ट्रू है। आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब ही यही होता है कि पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब देखो, अब हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अभी तक भी वही पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है। अब हम लोग मैथमेटिकल देखेंगे। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हम लोग अब जो है क्या देखेंगे, मैथमेटिकल देखेंगे कि मैथमेटिकली ये क्या होता है बेटा। ओके चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। Please note it down. Polarization of dielectric materials. Let us consider an isotropic, पोलर हो या नॉन पोलर हो, आइसोट्रॉपिक लेना है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, पोलर में नॉन पोलर में फॉर्मूला एक ही जैसा आता है, तो डेरिवेशन में कोई अलग नहीं है ना। बस हाँ वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन बदल जाएगा, पोलर में ज्यादा होगा पोलराइजेशन, नॉन पोलर में कम होगा। लेट अस कंसीडर एन आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल slab of thickness D and area, surface area A. ओके थिकनेस हो गया एंड सरफेस एरिया A placed in a uniform electric field, uniform electric field as shown in figure below. देखो as shown in figure below, मैं डायग्राम दिखाता हूं। अबे मॉडल बनाने की हमें जरूरत नहीं है, बस आप समझ रहे हैं उस चीज को। ऐसे रख दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ध्यान से देखना है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू ई नॉट। तो आपने क्या लिखा था, मैं साइड में डायग्राम बनाता हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप बना चुके हैं, मैं बस दिखाने के लिए बना रहा हूं कि आपको इस तरह से डायपोल मोमेंट माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
अब ये देखो प्लस माइनस बिल्कुल क्लोज होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर वाला माइनस और इधर एंड वाला प्लस रह जाएगा ना। बोलो, इस सरफेस पे कुछ माइनस, इस सरफेस पे कुछ प्लस रह जाएगा ना। बोलो, यस सर। बीच वाले कैंसिल हो जाएंगे पास होने के कारण। बहुत सारे होते हैं, इतना छोटा थोड़ी तो नहीं होता है मॉलिक्यूल, बहुत छोटा छोटा होता है। ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, समझिए माइनस प्लस। ये देखो ये वाले माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस, लेकिन माइनस सब रह जाएगा, इधर वाला प्लस सब सरफेस पे रह जाएगा। तो मैं उस चीज को दिखा दूं कि ड्यू टू पोलराइजेशन यहाँ पे प्लस चार्जेज अपीयर हो जाएंगे, कुछ इस सरफेस पे कुछ प्लस चार्ज अपीयर हो जाएंगे ओवरऑल, और इस सरफेस पे कुछ ओवरऑल माइनस चार्ज अपीयर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों, इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये हो जाएंगे। तो जैसे इधर प्लस आया इधर माइनस आया, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज पहले चैप्टर में पढ़े थे, चार्जिंग बाय इंडक्शन, याद करो। दिस इज ऑल्सो इंड्यूस्ड चार्ज, है ना। तो इधर अगर कुछ इंड्यूस हो गया क्यूपी, पोलराइजेशन के कारण हो रहा है इसलिए क्यूपी लिख, इधर इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यूपी, है ना, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन हो जाएगा। अब ये देखो प्लस, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको भूल जाओ, डाइलेक्ट्रिक को भूल जाओ अभी। तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो क्या है, देखो अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है, ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिख रहा है आपको। लेकिन डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद इधर कुछ निगेटिव चार्ज अपीयर हो गया और इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। दिख रहा है बेटा? हो गया ना? डायग्राम को देखो, बोलो कम ऑन। यस सर। ये गया दिमाग में सभी के? तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट होगा और ये निगेटिव के कारण भी इधर ही होगा। निगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होता है ना। तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ईपी, ईपी क्रिएट हो जाएगा। ईपी जो होगा वो किसके कारण होगा, ड्यू टू पोलराइजेशन। बोलो होगा कि नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हाँ सर। तो एक ड्यू टू पोलराइजेशन some induced electric field will be created inside the dielectric like this, you can see here। तो ये क्रिएट अंदर में, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया ड्यू टू पोलराइजेशन, दैट इज ईपी, है ना, इसका नाम दे दीजिए ईपी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर सम होता है, तो एक्सटर्नल इधर है और ये वाला इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा क्योंकि पोलराइजेशन तो बहुत होगा, नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर मटेरियल है ना, कंडक्टर तो नहीं कि जितना मन उतना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। बोलो कंडक्टर नहीं है ना, नॉन कंडक्टर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, याद आ रहा है? Yes, sir. नॉन कंडक्टर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। यानी कि क्या है समझो, मान लो कि आप लोग मेरे क्लासरूम में बैठे हुए हो, सब आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। एक दिन मैं मिठाई लाया, चॉकलेट लाया, और क्या हुआ, आप लोगों ने जैसे मिठाई और चॉकलेट देखा सब मेरे ऊपर कूद गए, सर मुझे दो मुझे दो मुझे दो। मेरी तो हालत खराब हो गई, सारा मिठाई चॉकलेट खा गया और मेरा हालत खराब कर दिया आपने, है ना, सब मेरे ऊपर कूद गए। बोलो, तो मैंने अगली सोचा कि काम करता हूं, ये लोग कूदते बहुत है, फ्री है, फ्री कंडक्टर है, फ्री चार्ज है, मैं अब फ्री नहीं रखूंगा इनको। ये जैसे ही क्लास में आएंगे इनका हाथ पैर बांध करके मैं बांध के बेंच पे बैठा दूंगा, है ना, बेंच भी एकदम है। तो अब आप लोग जैसे ही क्लास में आए मैंने आप लोगों का हाथ पैर बांध के बेंच पे बैठा दिया, है ना। उसके बाद मैं मिठाई लेके आया, मिठाई लेकर आया तो अब आप क्या करोगे, बोलो? अब आप सिर्फ देखोगे ऐसे, सर मिठाई लाए हैं, क्योंकि आप हिल नहीं सकते हो ज्यादा। सर खोलने का भी कोशिश करेंगे? नहीं कर पाओगे, बहुत जोर का बांधा हुआ है, लोहे से बांधा हुआ है, मान लो हथकड़ी लगा दिया, है ना। अब आप ज्यादा ज्यादा क्या करोगे, है ना, ज्यादा ज्यादा क्या करोगे, जब मैं पास जाऊंगा तो अपना मुंह सामने लाओगे, अगर मिठाई में आगे करूंगा तो मुंह सामने लाओगे, सर खिला दो, है ना, पूरा खोल करके मेरे ऊपर कूद नहीं सकते हो क्योंकि चार्ज फ्री नहीं है। तो वही है,
कंडक्टर्स में, नॉन कंडक्टर्स में, डाइइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, है ना। तो जब आप मिठाई देखोगे तो सामने लपकोगे, है ना, वही कर सकते हो, थोड़ा झुकोगे कि खा ले सर, लालच आएगा, है ना, लेकिन मेरे ऊपर नहीं कूद सकते हो आप सारे बच्चे, है ना, क्योंकि फ्री नहीं हो आप लोग। तो वही होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर में जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इतना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, सब इधर बाहर की ओर, इधर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तब तक शिफ्ट होता रहता है जब तक अंदर में फील्ड जीरो ना हो जाए। पता है ना कंडक्टर की प्रॉपर्टी, कंडक्टर मेटेरियल में फील्ड जीरो होता है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना बनो उतना शिफ्ट हो सकता है ना। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जीरो कर सकता है कंडक्टर अपने अंदर में। लेकिन इंसुलेटर्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो डाइपोल्स थे, जो मॉलिक्यूल्स थे, वो ज्यादा से ज्यादा हिल सकते थे, डोल सकते थे, यही ना हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं थे। क्या हो रहा था, है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा इधर खींचा गया, न्यूक्लियस थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, यही हुआ। आपने हाथ पैर थोड़ा आगे पीछे करने की कोशिश की, मुंह आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा नहीं हिल पाए, है ना। वही केस यहाँ हो रहा है कि नॉन कंडक्टर्स आर डाइइलेक्ट्रिक। तो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, so free shifting of the electrons are not possible, only partial shifting of the electrons are possible. So 100% cancellation of the electric field is not possible in case of dielectric, only partial cancellation of the electric field is possible. ये बात समझ में आया, partial cancellation of the electric field is possible. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल में जितना है उससे थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। 180 डिग्री पे वेक्टर है ना, देखो ई नॉट इधर है और ईपी इधर है, तो दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ई नॉट माइनस ईपी होगा ना, अरे वो ना वेक्टर में 180 डिग्री पे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री का रूट cos 180 माइनस 1 होता है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट हो जाता है, यानी कि मॉड ऑफ a माइनस बी। याद आ रहा है? हाँ सर। तो 180 डिग्री पे है ना, देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर है, क्योंकि इंड्यूस छोटा है तो नेट डायरेक्शन एक्सटर्नल के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हियर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, नेट इलेक्ट्रिक विल बी ई नेट या ई इनसाइड, यानी कि इनसाइड द मटेरियल, है ना। इनसाइड द मटेरियल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ईपी। जल्दी से नोट करो बेटा, नीचे का नहीं दिख रहा, नीचे का नहीं दिख रहा है, ऊपर का दिख रहा है। यस सर। अच्छा ऊपर का दिख रहा है तो मैं नीचे का थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं हाँ सर 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 छोड़ दीजिए, हमको दिखने अच्छा लगा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, बड़ा सा लिख देता हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, है ना, ई नेट किसकी बात कर रहे हैं, अंदर इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक, इसलिए इसको मैंने लिखा ई इनसाइड, दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी। जल्दी से करो, बस 5 मिनट में डिराइव हो गया। अब देखो ईपी किसके प्रोपोर्शनल होगा, पोलराइजेशन चार्ज का पोलराइजेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्सटर्नल फील्ड के। तो हम कह सकते हैं सिंस ईपी विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ईपी विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, है ना। तो हम इसको कुछ लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के टर्म में, दिस इंप्लाइड, देखो है ना, ईपी प्रोपोर्शनल टू ई नॉट होता है, इसका मतलब EP proportional to E naught, therefore minus EP is also proportional to E naught हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़े होगे, देखो मैं कैसे बता रहा हूं, समझो इसको। मैंने बोला बेटा मैं इसको बगल में कर देता हूं, प्रूफ पे लिखने की जरूरत नहीं है। EP प्रोपोर्शनल टू हो गया तो हम लिख सकते हैं कि EP इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू E naught, देयरफॉर E naught माइनस EP को क्या लिखोगे, E नॉट माइनस ईपी को क्या लिखोगे, E नॉट माइनस ईपी
ई नॉट माइनस ईपी दैट इज माइनस के ई नॉट, यानी कि 1 माइनस के इंटू के की जगह कुछ और ले लेते हैं क्योंकि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेंगे, है ना। तो अल्फा ले लो, तो 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, तो 1 भी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल टू ई नॉट आ गया, ई नॉट माइनस ईपी, बोलो आ गया, बताओ। यस सर। अगर a प्रोपोर्शनल टू b होता है तो a माइनस बी प्रोपोर्शनल टू b या b माइनस बी प्रोपोर्शनल टू b होगा, समझे। तो वही हमने यूज किया है। सो ep प्रोपोर्शनल टू e नॉट, सो e नॉट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू e नॉट। तो यहां से e नॉट माइनस है, e नॉट माइनस ep है, e इनसाइड, तो e इनसाइड प्रोपोर्शनल टू e नॉट, यानी कि ई इनसाइड को हम शॉर्ट में लिख देते हैं ई इन, है ना, ई इन या ई नेट, तो दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई के। और नेट क्या होगा देख लो, नेट जो है बेटा वो ई नॉट माइनस ईपी है, यानी कि लेस देन ई नॉट है, लेस देन ई नॉट है ना, ये माइनस कर दिए ना, तो ई नॉट से कम हो जाएगा। तो अगर ई इनसाइड ई नॉट से कम हो जाएगा, अगर ई इनसाइड अगर ई नॉट से कम हो जाएगा, तो कम होने के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, हियर k इज ग्रेटर देन 1 एंड इज कॉल्ड, ये k वो वाला नहीं है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला नहीं है, अलग चीज है, सिंबल बस सेम है, हियर एंड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चाहो तो लिख लेना लास्ट में, है ना, समझा। क्लियर। देन 1, व्हाई k इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि e इनसाइड e नॉट से छोटा है, तो छोटा होने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी मोर देन 1 होगा ना। सो k की वैल्यू हर एक डाइलेक्ट्रिक के लिए ग्रेटर, पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए ज्यादा बड़ा होता है, नॉन पोलर के लिए थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ग्रेटर देन 1 ही होता है सबके लिए, समझा ये बात। सो ऑल द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1, है ना, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट इट इज कॉल्ड, k इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्लियर हुआ बेटा, बताइए बताइए। कम ऑन टेल मी। यस सर। हाँ तो लिख लो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली हम कैसे कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ फैक्टर बाय विच द इलेक्ट्रिक फील्ड गेट रिड्यूस्ड, है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड गेट रिड्यूस्ड कंपेयर टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, कह सकते हैं ना, जितने कम हो गया, है ना, वो चीज है ना, इससे कम हो गया ना। So external electric field will be the dielectric constant times the electric field inside the dielectric, है ना। So you can say dielectric constant is the ratio of external electric field to the inside electric field, inside किसके, inside the dielectric, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो अब मैं लास्ट में वो भी लिख देता हूं, hence dielectric constant k will be equal to E naught by E inside, inside किसके, डाइलेक्ट्रिक, that is E external by E inside, समझा। that factor is called dielectric constant, E external is inside and hence dielectric constant is greater than 1। अब ग्रेटर देन 1 जरूरी नहीं कि 1.5 भी होता है, ज्यादा भी होता है, 10 20 30 40 भी हो जाता है ना, बहुत हो सकता है, कभी कभी डिपेंड करता है, उतना भी नहीं, मतलब जनरली 4 6 7 8 ऐसे हो सकता है, 3 4 2 1.2 1.5 कुछ भी हो सकता है ना, उस तरह के रेंज में होता है। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देखेंगे किसके लिए देखेंगे बोलो, कंडक्टर के लिए, कौन बताएगा कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी,
अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला से बताओ। 0 सोच समझ के जवाब दीजिए। एक्सटर्नल क्यों 0 हो जाएगा? साइड 0 होता है सर इलेक्ट्रिक साइड 0 होता है तो इनसाइड 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। सर इंफिनिटी नॉट डिफाइंड होगा सर। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा, इन्फिनिटली लार्ज, है ना। क्योंकि सर कितना भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको 0 कर देंगे, इनसाइड 0 होने के कारण इन्फिनिटी हो जाता है। नॉट डिफाइंड में मतलब कहो वेरी लार्ज कहो, इन्फिनिटी कहो, है ना, वो चीज समझा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टर्स आर इनफिनाइट, है ना, समझाइए। यस सर। क्लियर हुआ? सुकन्या गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. Dielectric constant for the conductor will be tending to infinity because electric field inside the conductor in electrostatic condition is 0. क्लियर है? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास जो होगा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, काम खत्म, है ना। सो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए तो आज यहीं तक रखें। नोट कर लिया सबने? Have completed the note? Should I end the lecture? Everyone complete.